है और लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन चल रहा है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं और वे अब इस कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित कर रहे हैं। अब हमें स्वराज चाहिए, इससे कुछ भी कम नहीं। अब आगे भारत का गुलामी स्वीकार करना मानवता के लिए अपराध है। हम आज 26 जनवरी 1929 को हमारा स्वाधीनता दिवस घोषित करते हैं। अगले बार 26 जनवरी 1930 को हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आज ही हम हिंदुस्तान की आजादी के लिए 3 रंगों का यह झंडा तिरंगा भी स्वीकार करते हैं। अब हम महात्मा जी के निर्देशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। महात्मा गांधी जिंदाबाद! महात्मा गांधी जिंदाबाद! ब्रिटिश शासन ने देश को भौतिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विनाश के कगार तक पहुंचा दिया है। मैं शासन को देश के लिए एक अभिशाप मानता हूं। राष्ट्रद्रोह मेरा धर्म बन चुका है। अब हम अंग्रेजी सरकार के किसी प्रकार के कानूनों को नहीं मानेंगे, जमीन का लगाम नहीं देंगे, नमक कर नहीं देंगे, फॉरेस्ट का कानून भी नहीं मानेंगे। हर हिंदुस्तानी सरकार के कानूनों की सविनय अवज्ञा करेगा। सिविल डिसओबीडियंस। मुर्दाबाद! 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 हमें हमारा राज चाहिए। स्वराज चाहिए! स्वराज चाहिए! 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 हम साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे दांडी ग्राम तक 241 मील की पैदल यात्रा करेंगे और वहां नमक बनाएंगे। हम नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू कर चुके हैं और अंग्रेजी राज को बता देना चाहते हैं कि अब हम तुम्हारा कोई भी गलत कानून नहीं मानेंगे। आज इस देश का हर आदमी इतना मजबूत है कि वह किसी भी प्रकार के कानूनों का पालन नहीं करेगा। आज इस देश का बच्चा बच्चा नमक कानून तोड़ेगा और नमक बनाएगा। महात्मा गांधी जिंदाबाद! महात्मा गांधी जिंदाबाद! हम नंदीग्राम जाएंगे, नमक जरूर बनाएंगे, हम नंदीग्राम जाएंगे, नमक जरूर बनाएंगे, हम नंदीग्राम जाएंगे, नमक जरूर बनाएंगे। आज 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी ग्राम के समुद्र किनारे की लहरें पूरे देश को ब्रिटिश राज के काले कानून को तोड़ने का आह्वान कर रही है। हम ब्रिटिश राज के काले कानूनों का पालन नहीं करेंगे क्योंकि ये एक गैर कानूनी है और एक गैर कानूनी राज को काट फेंक देना हमारा धर्म है। हमारे पास देश के अलग अलग जगहों से समाचार पत्र आ रहे हैं। हाँ, हमारे पार्टी लोग गलत बात का विरोध करने के लिए जाग चुके हैं। जगह जगह हड़तालें और प्रदर्शन हो रहे हैं और शराब की दुकानों के बाहर धरने दिए जा रहे हैं। बाहर विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही है। सरकारी कर्मचारी अपने कार्य से त्याग पत्र दे रहे हैं। लगान में अन्य करों का भुगतान बंद कर दिया है। अब हम महिलाएं भी इस आंदोलन में सबका साथ दे रही हैं। दरअसल यह ब्रिटिश राज देश के लिए एक अभिशाप है। यह न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक अभिशाप है। महात्मा गांधी जिंदाबाद! महात्मा गांधी जिंदाबाद! महात्मा गांधी जिंदाबाद! महात्मा गांधी जिंदाबाद! काला कानून मुर्दाबाद! 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 काला कानून मुर्दाबाद!
लोग मारे गए और 90,000 सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश पत्रकार ब्रेसफोर्ड ने लिखा कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन के इस संघर्ष का नतीजा यह निकाला है कि भारतीयों ने ब्रिटिश राज की गुलामी से अपने मन को मुक्त कर लिया है और अपने दिलों में आजादी प्राप्त कर ली है। इस संघर्ष में शर्मनाक बात यह रही कि देश के राजा और महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया और वे अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीय जनता का दमन करने में लगे रहे। इसलिए भारतीय जनता की लड़ाई दो तरफा रही, एक और देशी सामंतवाद से, दूसरी और विदेशी साम्राज्यवाद से। इस सारे दौर में दुर्भाग्य से मुस्लिम लीग कांग्रेस का विरोध करती रही और अंग्रेजों बांटो राज करो की नीति में सहयोग करते रही। मार्च 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसमें सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए तैयार हुई। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला। विदेशी वस्त्र बेचने वालों व शराब बेचने वालों की दुकानों पर धरना देने का अधिकार मान लिया गया। और इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और ब्रिटेन युद्ध में उलझ गया। और युद्ध के दौरान ही 1942 में भारतीयों ने एक बार फिर जोरदार आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज 8 अगस्त है 1942 का बंबई का यह दिन हम भारतीयों के लिए आजादी का विपुल बजाने का दिन है। अब भारत को आजाद होना ही है। भारत के आजाद होने में भारत का हित तो है ही, साथ ही साथ एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश जो साम्राज्यवादियों के नीचे कुचले पड़े हैं, उन्हें भी आजाद होने की प्रेरणा मिलेगी। आज नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद का अंत करने के लिए भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति एक जीवंत प्रश्न है। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आप मेरी बात पर भरोसा करें कि अब जब मैं वायसराय से मिलूंगा तो मैं अपना मंत्रिमंडल बनाने या ऐसी किन्हीं भी और सुविधाओं के लिए सौदा करने वाला नहीं हूँ। अब मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी भी चीज में संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। अब मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, इसे अपने दिलों में संजो के रख लीजिए और अपनी हर एक सांस में इसका जाप करें। वह मंत्र है, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो। अब हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, पर अब हम और गुलामी सहते रहने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये सब चल रहा है यहाँ पे, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। तुम्हारी ये मनमानी मैं चलने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ मैं। अभिदास, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, भारत छोड़ो, भारत यह सुभाष चंद्र बोस है। राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेने के कारण कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिए गए, केवल 19 वर्ष की उम्र में। 1920 में इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, किंतु 1921 में भारत में चल रहे असहयोग आंदोलन की खबरें लंदन में पड़ी और आईसीएस की नौकरी को ठोकर मारकर भारत आ गए और उसी साल गिरफ्तार भी कर लिए गए। अभी सुभाष 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए 1935 के भारत सरकार कानून पर टिप्पणी कर रहे हैं। प्रत्येक साम्राज्य भेंट डालो और शासन करो की नीति को अपनाता है, परंतु संसार में किसी भी साम्राज्य ने इस नीति को इतनी निपुणता और क्रूरता के साथ नहीं अपनाया है जितना कि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनाया है। हमें अंग्रेजों ने 1935 का जो कानून बनाया है वह देश के टुकड़े करने की साजिश रचने के लिए बनाया है। हमें इस कानून का पूर्ण जोर से विरोध करना होगा। यदि कांग्रेस ने या अथवा कांग्रेस के किसी समूह ने भारत की इस भाग्य निर्मात्री घड़ी में किसी प्रकार की कोई कमजोरी दिखलाई तो वह भारत की स्वतंत्रता के विरुद्ध भयंकर विश्वासघात और धोखा होगा। जहां तक मेरा प्रश्न है, यदि कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की इस संघीय योजना को स्वीकार कर लिया तो मेरा यह पावन कर्तव्य होगा
कि मैं अपने को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से मुक्त कर लूं, जिससे कि जो देश हित में सर्वश्रेष्ठ हो उसे कर सकने के लिए स्वतंत्र रह सकूं। सुभाष चंद्र बोस की न गांधी जी से सहमति बनी न कांग्रेस से। वे घूम घूम कर पूरे देश में अंग्रेजी राज के विरुद्ध भारत की जनता में जोश भरते रहे। नतीजा ये निकला कि 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ और वे भारी बहुमत से चुनाव जीते। गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टा भी सीतारमैया चुनाव हार गए। गांधी जी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार माना। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं, विश्व युद्ध 6 महीने में प्रारंभ हो जाएगा। ब्रिटेन अपने जीवन मरण के युद्ध में फंसा होगा। इसलिए अब यह समय आ गया है कि हमें ब्रिटिश सरकार को एक अंतिम चुनौती देनी होगी कि वह एक निश्चित समय में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करें। यदि हमने इस स्वर्णिम अवसर का लाभ नहीं उठाया तो जब शांति स्थापित होगी तब साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार हमारा दमन करने से बाज नहीं आएगी। सुनो मुनादी है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकार ने उनको जेल में डाल दिया है और जेल में उन्होंने आमरण अनशन शुरू करने की धमकी दी है। अंग्रेजी सरकार घबरा गई और सुभाष चंद्र बोस को वापस अपने घर भेज दिया। सुभाष चंद्र बोस के घर पर 500 गुप्तचर पुलिस वाले चारों तरफ बैठा दिए गए हैं। लेकिन वे सभी को चकमा देकर पठान के वेश में काबुल निकल गए। वे जर्मनी गए, हिटलर से मिले और सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार बनाई। हिंदुस्तान के आजाद हिंद सरकार। फिर उन्होंने आजाद हिंद फौज बना ली। अंग्रेजी राज से लड़ने के लिए हिंदुस्तानियों की अपनी फौज। आजाद हिंद फौज। ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाएगा।
को किसी की मेहरबानी से नहीं, अपने पुत्र और पुत्रियों के खून से आजाद होना है। मुझे ये कहने में थोड़ा भी संदेह नहीं कि दूसरे महायुद्ध के अंत में हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। यदि ब्रिटेन इस युद्ध में जीत भी जाए तो भी संसार में वह चौथे दर्जे की शक्ति रह जाएगा और वह भारत पर अपना कब्जा नहीं रख पाएगा, वह शक्तिहीन हो जाएगा। आजाद हिंद फौज के मेरे प्यारे बहादुर सैनिकों, तुम्हारा नाम भारत की आजादी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए तुम हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना सब कुछ दे दो और फकीर बन जाओ। हिंदुस्तान की आजादी केवल और केवल हमारे खून से खरीदी जा सकती है। इसलिए इस देश की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बाहर से भारत को स्वतंत्र करने के लिए जब आजाद हिंद फौज के सैनिक ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करेंगे तो भारत में उग्र क्रांति का विस्फोट होगा और भारतीय सेना में विद्रोह होगा। ब्रिटेन को सत्ता छोड़कर भागना पड़ेगा और मुस्लिम लीग की कुचाले पस्त हो जाएगी और हमारा ये हिंदुस्तान बिना विभाजन के आजाद होगा। कांग्रेस की नीति से देश बटेगा और मैं आपको अविभाजित भारत दूंगा। तुम पीछे मुड़कर देखे बिना आगे बढ़ो, मैं तुम्हें दिल्ली ले चलूंगा। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। नेतृत्व में आजाद हिंद फौज बर्मा के रास्ते इम्फाल पहुंच रही है और भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश भारतीय सेना से लड़ रही है। नेताजी द्वारा स्थापित अस्थायी सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, चीन और आयरलैंड, वर्मा तथा फिलीपींस ने मान्यता दे दी है। अंडमान निकोबार द्वीप आजाद हिंद फौज को मिल गए हैं और नेताजी ने उनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया है। किंतु अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने से 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और आजाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। कहते हैं नेताजी 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना में मारे गए। आजाद हिंद फौज के 3 अफसरों शाहनवाज खान, गुरुदयाल ढिल्लो और पीके सहगल 25,000 सैनिकों पर लाल किले में कोर्ट मार्शल का मुकदमा चला। ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों ने अपनी सेना की नब्ज टटोली और पाया कि 80% भारतीय सैनिक इस कोर्ट मार्शल के खिलाफ थे। इतना ही नहीं, भारतीय जनता उन्हें मुक्त कराने के लिए उत्तेजित थी। भारतीय ब्रिटिश सेना के फील्ड मार्शल आचिलेक ने कहा,
मैं ही ब्रिटिश भारतीय सेना का फील्ड मार्शल चिलेक हूँ। मैंने ही 26 नवंबर 1945 को वायसराय लॉर्ड बावेल को पत्र लिखा था कि जो एशियन के प्रमाण और जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर इसमें थोड़ा भी डाउट नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की सेना पर कल्पना प्रभाव था। दरअसल सुभाष की पर्सनैलिटी ग्रेट रही है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी की आज़ाद हिंद फौज के प्रति सहानुभूति बढ़ती जा रही है। यह चिंता का विषय है कि इंडियन आर्मी के 80% सैनिक आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई से एग्री करते हैं। मैं माइकल एडवर्ड हूँ, लेखक हूँ। मेरी पुस्तक है लास्ट ईयर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत के आखिरी साल। मैंने लिखा है हर सरकार को यह उम्मीद थी कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाकर भारतीय सेना को मोराल को फिर से आज़ाद किया जाएगा, परंतु उस कोर्ट मार्शल की कार्रवाई ने भारतीय सेना में अशांति उत्पन्न कर दी। इंडियन आर्मी का सैनिक शर्मिंदा होने लगा कि उसने भारत को आज़ाद कराने की बजाय भारतीय जनता का दमन कर ब्रिटिश सरकार का साथ दिया है। ब्रिटिश सरकार ने यह अच्छी तरह समझ लिया कि भारत में ब्रिटिश शासन की रीढ़ रही इंडियन आर्मी पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। सुभाष चंद्र बोस जिंदा तो नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेतात्मा लाल किले की प्राचीरों पर टहल रही थी और सुभाष चंद्र बोस के एकाएक बड़े राजनीतिक आकारों ने ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस दोनों को भयभीत कर दिया था। सुनो 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 मुनादी सुनो। मुनादी है कि भारत की नौसेना ने बम्बई, कराची, मद्रास, कोचीन, विशाखापट्टनम सभी जगह विद्रोह कर दिया है। भारतीय वायुसेना के सैनिकों ने आजाद हिंद फौज के कोर्ट मार्शल का विरोध किया है और उनके बचाव के लिए चंदा भेजा है। भारतीय वायुसेना ने हड़ताल कर दी है, जुलूस निकाला है। सुनो 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 मुनादी सुनो। ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की है कि ब्रिटिश जून 1948 तक भारत को आजाद कर देगा। लेकिन अंदर की बात यह है कि भारतीय सेना के इस विद्रोह से अंग्रेजों के होश उड़े हुए हैं और वे जल्दी ही भारत छोड़ने वाले हैं, यानी जून 1948 से भी पहले। सुनो 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 मुनादी सुनो, हमारा देश जल्दी ही आजाद होने वाला है। हमारा देश जल्द ही आजाद होने वाला है। हमारा देश जल्द ही आजाद होने वाला है। आइए अब मिलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन से। ये हिंदुस्तान के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। सुभाष चंद्र बोस ने सच कहा था कि प्रत्येक साम्राज्य भेद डालो और शासन करो की नीति को अपनाता है, परंतु दुनिया के किसी भी साम्राज्य ने इस नीति को इतनी निपुणता और क्रूरता से नहीं अपनाया जितना कि ब्रिटिश साम्राज्य ने। और ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता का ये शरीफ चेहरा आपके सामने खड़ा है, लॉर्ड माउंटबेटन। मैं भारत में शासन करने नहीं आया, मैं तो आप लोगों को शासन सौंपने आया हूँ। हालांकि प्राइम मिनिस्टर एटली ने जून 1948 में सत्ता सौंपने की घोषणा की थी, किंतु मैं चाहता हूँ कि ये सत्ता आप लोगों को 10 महीने पहले ही, यानी कि 15 अगस्त 1947 को ही सौंप दी जाए। आज 18 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आज से ठीक 28 दिन बाद, यानी कि 15 अगस्त 1947 को इस देश के दो हिस्से भारत और पाकिस्तान बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें अलग अलग सत्ता सौंप देगी। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध तथा पूर्वी बंगाल शामिल रहेंगे तथा शेष हिस्सा भारत संघ होगा। और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार देसी रियासतों को भी आज़ाद कर देगी। अब ये देसी राजा अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान किसी भी एक देश में शामिल हो सकेंगे अथवा आज़ाद रह सकेंगे। हिंदुस्तान के 40% भाग पर 562 देसी रियासतें चाहिए हुई हैं, जिनमें देसी राजाओं का राज है। अब तक वे ब्रिटिश शासन के अधीन थी। अब 15 अगस्त को वे भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकती है या स्वतंत्र देश के रूप में भी रह सकती हैं। देखा आपने कितना खतरनाक है ब्रिटिश राज का फैसला। एक और देश के 2 टुकड़े कर दिए, दूसरी ओर देशी राजाओं को भी स्वतंत्र कर दिया।
किया। इस अंग्रेजी राज ने 564 भारत बना दिए, एक भारत यूनियन, एक पाकिस्तान और 562 स्वतंत्र रियासतें, अर्थात 564 आजाद भारत। देखा आपने, देखा अंग्रेजों ने कैसी आजादी दी हमें। तुम सब आजादी चाहते थे ना, लो आजादी, आजादी ही आजादी, कोई एक आजादी नहीं, 564 आजादियां, 564 आजादियां, 564 आजादियां। यही तो है जिंदगी का रास्ता, यही तो है जिंदगी का रास्ता। तुम्हें अमन का शांति का वास्ता, तुम्हें अमन का शांति का वास्ता। जियो और तो भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का रास्ता। तुम्हें अमन का शांति का वास्ता। चमन में फूल खिलते बात बात के, मगर सभी का होता एक ही चमन, मगर सभी का होता एक ही चमन। और रहने वाले हम किसी भी प्रांत के, है एक अपनी धरती एक ही वतन, एक अपनी धरती। हिंदुस्तान के महाराजाओं को जिन्ना का आदाब। भारत के राजा महाराजाओं को पटेल का अभिवादन। पटेल साहब। हिंदुस्तान के आप महाराजा लोग पाकिस्तान में ही मिल सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तान में मिलेंगे तो हर सूरत में आपका राज समाप्त हो जाएगा। फिर आप जनता के राजा नहीं, जनता के गुलाम हो जाओगे। और अगर आप पाकिस्तान में मिलेंगे तो आपका राज्यों का क्यों बरकरार रहेगा। फिर हम आपकी सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। अपने राज को बचाने के लिए आप सब महाराजा लोग पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। आप भारत के राजाओं ने भारत देश की एकता के मूलभूत सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। ये विशाल देश हमें हमारी हजारों वर्षों की सांस्कृतिक एकता के साथ हमारे पूर्वजों की ओर से एक गौरवपूर्ण विरासत के रूप में मिला है। आज अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होकर हम सब इस भारत देश को बनाने में समान रूप से साझेदार हैं और इसी में हम सबकी भलाई की है। इसलिए मैं आज आप सबको एक माता के सुपुत्रों की तरह एक साथ बैठकर इस भारत संघ में मिलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप भारत देश के सभी राजा भारत पर आए इस विभाजन के संकट को अच्छी तरह समझेंगे और आप सब मिलकर एक भारत संघ बनाएंगे। ये कांग्रेस की सरासर चाल है। कांग्रेसी लोग आप सब महाराजाओं को भारत की जनता गुलाम बनाना चाहती है। दरअसल ब्रिटिश राज ने आप सबका राज अपने अंडर में लिया था, अब उन्होंने आपको वापस लौटा दिया है। अब अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हो सकता है तो इंडियन फ्रीडम एक्ट के तहत आप महाराजा लोग भी अलग देश घोषित कर सकते हो। और आपके अलग होने में यदि भारत संघ आपके साथ किसी भी प्रकार की जाति करता है तो पाकिस्तान आपकी पूरी तरह से मदद करेगा और संयुक्त राष्ट्र संघ भी आपकी रक्षा करेगा। आप जानते हैं ना कि हैदराबाद, भोपाल और जूनागढ़ के नवाबों ने पहले ही भारत संघ से अलग रहने की घोषणा कर दी है। अब वे भारत संघ में नहीं रहेंगे, वे अलग देश ही रहेंगे। मेरी गुजारिश है कि आप सब महाराजा लोग या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या भारत संघ से अलग ही रहें। महाराज,
जिन्ना साहब सही कह रहे हैं, हमने सही किया कि आजादी की इस लड़ाई में हमने कांग्रेस का साथ नहीं दिया बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया। इसीलिए अंग्रेजी सरकार आज हमारा साथ दे रही है। इस अंग्रेजी सरकार ने आज हमारा राज्य हमें ज्यों का त्यों वापस कर दिया। इसीलिए आज हम पहले की तरफ पूर्णतः स्वतंत्र है। तो आज हम इस भारत संघ के गुलाम क्यों बने? महाराजा, यह सवाल गुलामी का नहीं है। सरदार पटेल ने साफ कहा है, भारत संघ में सम्मिलित होने में ही हमारा हित है। अलग अलग रहेंगे तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। किसमें हिम्मत है हमारा सर्वनाश करने की? हम तलवार के बूते पर फिर से राज करेंगे ठाठ से। हमें इनको अंग्रेजी चाल में फंसने की कतई जरूरत नहीं है। देख लेना, ये अंग्रेजी हमारी प्रजा को भड़काएंगे और हमारे राज को छीन कर रहेंगे। अरे हम तो अंग्रेजों के राज में भी अच्छे थे, लेकिन खूब कायर निकले अंग्रेज। खुद भी दूर दबाकर भाग रहे हैं और हमें भी डुबो रहे हैं। इन अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी क्यों किया? ये हमारे लिए कोई आज़ादी नहीं, सरासर बर्बादी है, सरासर बर्बादी। महाराजा, किस बात की बर्बादी है हमारी? अंग्रेजों ने तो हम सबको बराबर आजाद किया है। जिन्ना साहब सही तो कहते हैं, हम भारत संघ की गुलामी क्यों करते हैं? हम अपने राज्य को भारत संघ से अलग कर क्यों स्वतंत्र नहीं बना लेते? लेकिन हमारे अलग अलग राज्य बनने से तो भारत संघ टूट जाएगा। अरे ये जुड़ाई कब तक? हम 562 राजा लोग अलग अलग तो रहे ना हमेशा से। टेक्निकली आप राजा लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा आजाद तो कर दिए गए हैं, लेकिन आप लोग अलग अलग रहकर अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकते। कहाँ है आपके पास इतनी बड़ी सेना? भारतीय सेना तो भारत संघ के पास रहेगी। भारत संघ के अलावा कोई विकल्प है क्या आपके पास? प्रैक्टिकली आप सबको अपने खुद के इंटरेस्ट में इंडियन यूनियन के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप परेशान ना हो, इंडियन यूनियन में आप राजाओं के अधिकारों पर और आपकी सत्ता पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन माउंटबेटन साहब, जिन्ना साहब तो हमें अधिक अधिकार दे रहे हैं, तो हम पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, आप पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आपने अपने अपने राज्य का भूगोल देखा है? आपके ज्यादातर राज्य भारत संघ के प्रदेशों के बीच में बसे हुए हैं। कैसे जुड़ेंगे आपके राज्य पाकिस्तान से? भारत संघ के अलावा कोई विकल्प है क्या आपके पास? यह सच है कि जनता की इच्छा के बगैर दुनिया में कहीं का शासन नहीं चल सकता। अगर जनता की इच्छा के बगैर इतना बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य या नहीं टिक सकता, तो आप छोटे छोटे राज्य कैसे टिक पाएंगे? गौर से सोचिए। और मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जिसको भी भारत संघ के साथ जुड़ना है वह 15 अगस्त 1947 से पहले जुड़ जाए और स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर साइन कर दे। देखो महाराज, देखो, ये हमारी प्रजा बिगड़ कर दो कौड़ी की नालायक हो गई है। आजकल ये हमें खुलेआम घुराने लगी है। बिल्कुल महाराज, जनता बदल गई है। हम राजा हुए हैं, समझ लेना चाहिए कि ब्रिटिश राज द्वारा दी गई आजादी से अभी हम पूरी तरह आजाद नहीं हुए हैं। महाराजा समझो, अगर भारी भरकम सेना होने के बावजूद ही जनता ब्रिटिश राज को काट फेंक सकती है, तो उसे हमें वो काट फेंकने में क्या देर लगेगी? जी महाराज, हमें भारत संघ में शामिल होना ही होगा, क्योंकि अब सुरक्षित और सम्मानजनक रास्ता नहीं है हमारे सामने। नमस्कार पटेल साहब। नमस्कार रामास्वामी। ये हमारा त्रावणकोर राज्य समुद्र के किनारे लगा हुआ है, जिससे हम इस पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं और इसलिए इस भारत संघ में मिलना नहीं चाहते। और इंडियन फ्रीडम एक्ट के तहत हम भारत से स्वतंत्र कर दिए गए। पटेल साहब, रामास्वामी, कुछ बड़ा सोचो, बड़ा। इस विशाल भारत देश के बारे में सोचो। दुनिया में हमारा एक बड़ा देश बनकर उभर रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का विशाल भारत। सत्ता परस्ती के छोटे से स्वार्थ में आप भारत के विशाल अंगों को तोड़ने का दुस्साहस ना करो। आप भारत को तोड़ तो पाओगे नहीं, तो फिर इसे मजबूती करो रामास्वामी। अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता नहीं दी है, हमें भी स्वतंत्रता दी है और आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते। पटेल साहब, मैं क्या कहूँ कि हमारी सीमा इस भारत संघ से अलग है। मैं सब समझता हूँ रामास्वामी, आपकी सीमाओं को। चलो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के कागज तो ले जाओ और त्रावणकोर जाकर आप शांत दिमाग से और सोच लेना। मैं दिल्ली से पटेल बोल रहा हूँ, सरदार पटेल। तुम्हारा त्रावणकोर का राजा स्वार्थ में अंधा हो रहा है और यह भारत संघ में मिलने से भी इनकार कर रहा है। त्रावणकोर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा इसके विवेक को कुछ अच्छी तरह से जगाने की जरूरत है, ताकि देश के अन्य राजाओं को भी नसीहत मिले। बाद में बात करेंगे।
मेरी बात तो गंभीरता से सुनो और इस कांग्रेस के बेकाबी में हर चीज बताओ। आज जब हम अंग्रेजों के द्वारा आजाद कर दिए गए इस भारत संघ की गुलामी को क्यों बर्दाश्त करें? भारत तो हमारा अपना देश है। इसमें मिलने में हमारी क्या गुलामी है? त्रावणकोर का राज्य सैकड़ों वर्षों से लग रहा है, तो आज हम अपनी संप्रभुता को क्यों खोए? ये संप्रभुता किसकी? आप राजाओं की या जनता की? जनता अब आजादी चाहती है। हम अंग्रेजों के साथ साथ आप राजाओं की तानाशाही से कितना खा चुके हैं। आप राजाओं ने हजारों वर्षों से हमारा खून चूसा है। हम आपके द्वारा किए जाने वाले शोषणों से बर्बाद होकर रहे हैं। अंग्रेजों से भी आजाद है हम, और आपके तानाशाही राजतंत्र से भी। अब हमें लोकतंत्र चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चाहिए, राजाशाही नहीं चाहिए। अब हम आपको कोई लगान नहीं देंगे, कोई टैक्स नहीं देंगे, इनकलाब जिंदाबाद। सर, त्रावणकोर भारत संघ में शामिल हो गया है। वहाँ की जनता ने रामास्वामी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और रामास्वामी ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। मेनन, गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी गई भारत की आजादी की इस चौतरफा लड़ाई ने भारत की जनता को सब ओर से निर्भीक और स्वतंत्र कर दिया है। हमें भारत की इस स्वतंत्रता की जनता का शुक्रगुजार होना चाहिए। पत्र को फौरन वॉयसराय के पास भिजवा दो और इसकी खबर प्रेस को भी दे दो तुरंत, ताकि देश के सभी राजाओं को सबक मिल सके। आइए जिन्ना साहब, आइए। मैं जोधपुर का महाराजा हणवंत सिंह हूँ। मैं पाकिस्तान में शामिल होना चाहता हूँ। बताइए जिन्ना साहब, मुझे पाकिस्तान में शामिल होने पर क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी? आप सुविधाओं की क्या बात कर रहे हैं महाराज? आप हमारी ओर से महाराज ही है और पाकिस्तान में मिलने पर भविष्य में भी आपका राज जो तक बरकरार रहेगा। रही आपकी शर्तों की बात, तो मैंने इस काली कागज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। शर्तें आप खुद भर लेना महाराज। तो महाराज हणवंत सिंह, आप पाकिस्तान में मिलने के लिए जैसलमेर और बीकानेर के राज्यों को भी तैयार करिए, लेकिन जल्दी। आप सभी के राज्य पाकिस्तान के पड़ोसी है महाराज। माउंटबेटन और कांग्रेसी लोग आपको किस भूगोल की दलील दे रहे हैं महाराज? हिंदुस्तान की दिल्ली तो आपसे बहुत दूर है और पाकिस्तान की कराची आपके बहुत पास। बिल्कुल जिन्ना साहब, आप एकदम सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली हमसे बहुत दूर है और पाकिस्तान की राजधानी कराची हमारे पास। बस जिन्ना साहब, मुझे आप एक दिन की मोहलत और दीजिए जिन्ना साहब। मैं जोधपुर जाकर वापस लौटूंगा और इस स्टेट स्टील एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दूंगा। बस एक ही दिन की तो और बात है जिन्ना साहब। सरदार पटेल के सेक्रेटरी मेनन साहब का दिल्ली से फोन था। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने आपको तुरंत दिल्ली आ सकना है। हेलो सर, जोधपुर के महाराजा हणवंत सिंह मिस्टर जिन्ना से लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने पाकिस्तान में मिलने का फैसला कर दिया है, इसलिए आपसे मिलने के लिए उन्हें तुरंत दिल्ली बुलाना पड़ा है। मिस्टर हणवंत सिंह, आप हिंदू हैं, आपकी प्रजा भी हिंदू है। अगर आपने पाकिस्तान में मिलने का अटेम्प्ट किया तो जोधपुर की जनता और जोधपुर के सभी ठिकानेदार आपके खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे। आपको मालूम है ना कि त्रावणकोर की पब्लिक ने वहां के राजा का क्या हाल किया था। उसी तरह जोधपुर की जनता भी आपके खिलाफ हो जाएगी और आपसे आपका राज्य छीन लेगी। फिर आप पाकिस्तान के तो रहेंगे नहीं और आप भारत संघ के भी नहीं रह पाएंगे। मिस्टर हणवंत, अगर आप अपना भला चाहते हैं तो भारत संघ में जुड़ने के इस स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर साइन कर दें, जस्ट अभी नाउ। मैं इस स्टेट स्टील एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान में शामिल होना चाहता हूँ। मिस्टर मेनन, मुझे ये एग्रीमेंट वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मजाक छोड़े महाराजा, किसी बचकानी हरकतें ना करे। अब आप मेरी जान तो ले सकते हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट नहीं। अच्छा, तो स्टेट स्टील एग्रीमेंट के बाद जोधपुर की जनता पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो हो जाएगी ना? जोधपुर तो स्वतंत्र रहेगा महाराजा, लेकिन आप कितने स्वतंत्र रहते हैं ये भविष्य बताएगा, क्योंकि जनता बदल चुकी है। आप जनता के इस बदलाव को समझे। आइए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ महाराजा।
से चल रहे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी आज दिल्ली में क्यों नहीं है? वे इस देश के झंडा परिवर्तन कार्यक्रम में क्यों शामिल नहीं होना चाहते? सोचिए सोचिए। मालूम है गांधी जी आज कहाँ है? वे बंगाल के नोआखली में हिंदू मुसलमान की मारकाट को रोकने गए नोआखली में एक अजीब बात महसूस कर रहा हूँ कि आज़ादी तो आ गई, लेकिन इस आज़ादी का मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हम ऊपर से ही हंस सकते, हम विदेश सत्ता को हटा देने भर के लिए हंस सकते, लेकिन अब जो सत्ता मिल रही है तो सत्ता पाने के लिए जो हिंसा हमारे भीतर धीरे धीरे सुलझती आ रही है वो आज भयंकर ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ी है। मैं अपने जीवन काल में शांति देखने के बारे में लगभग निराश हो चुका हूँ। सत्ता का हस्तांतरण और देश का विभाजन हो जाने को लेकर जो कुछ हो रहा है उसका मेरे मन पर भारी बोझ है। इसलिए अब बहुत समय तक जिंदा रहने की शक्ति पर भी मुझे विश्वास नहीं रह गया है। स्वराज कहाँ है? केवल अंग्रेज जा रहे हैं। अपना उत्साह देखना अनुभव करने की बात की क्या है? कल 15 अगस्त से हम अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्त हो जाएंगे, परंतु आज आधी रात से हिंदू और मुसलमानों के खून से लथपथ इस भारत के टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कल का दिन खुशी का भी दिन होगा और दुख का भी। मैं स्वतंत्र भारत के जनप्रतिनिधियों का आगाह करना चाहता हूं कि आज से सत्ता पर आसीन होने वाले सभी लोगों को कांटों का ताज पहनना होगा। आप सत्ताधारी लोग सत्य और अहिंसा की साधना करें। जनता के आप सभी प्रतिनिधि जनता के साथ विनय में बने रहिए। आप लोग एक दूसरे का विरोध छोड़कर आपस में सहनशील बनिए। मैं नए सत्ताधारियों को चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं कि आप सत्ता से सावधान रहिए। सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है तथा सत्ता के भ्रष्टाचार से बचिए। आप इस तड़क भड़क आडंबर में मत फंसिए। याद रखिए कि आपने अपना घर भरने के लिए नहीं बल्कि भारत के गाँव में बसे भूखे नंगे गरीबों की सेवा करने के लिए यह सत्ता अंग्रेजों से प्राप्त की है। हमने हमारी आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों को संप्रदायवाद और जातिवाद के लिए कोसा था। अब आप आज़ाद भारत में संप्रदायवाद और जातिवाद न फैलाएं। हमने अंग्रेजों को शोषण में भ्रष्टाचार के लिए कोसा था। अब आप आज़ाद भारत में शोषण में भ्रष्टाचार न फैलाएं। हमने अंग्रेजों को सत्ता के आत्मवाद और सत्ता की हिंसा में कोसा था। अब आप आज़ाद भारत में सत्ता की हिंसा और सत्ता के आत्मवाद को न फैलाएं। जब तक इस देश में संप्रदायवाद, जातिवाद, शोषण, भ्रष्टाचार, हिंसा और गरीबी रहेगी तब तक जनता की आज़ादी कहाँ? तब तक तो इस देश की जनता गरीब और अनपढ़ ही रहेगी। अगर आपने कल के स्वतंत्र भारत में भी सत्ता पाने के लिए अपनी इन बुराइयों को जारी रखा तो इस देश की गरीब जनता अपनी दूसरी आज़ादी के लिए दूसरी लड़ाई फिर लड़ेगी और वो लड़ाई आप भारतीय सत्ताधारियों के खिलाफ होगी। अगर मैं जिंदा रहा तो इन सत्ताधारियों के विरुद्ध इस लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगा। अगर मैं जिंदा नहीं बचा तो मेरे बाद इस देश का हर नौजवान इस दूसरी लड़ाई को हर हाल में जरूर लड़ेगा। लेकिन यह तय है कि भारत में आज़ादी की यह दूसरी लड़ाई होकर रहेगी और यह भी तय है कि जिस प्रकार आज हमने अंग्रेजों को अपने को जीता है उसी प्रकार हमारे गरीब लोग अपने सत्ताधारियों के विरुद्ध
गांधी आम जनता द्वारा सत्य के पक्ष में लड़ी जाने वाली एक अहिंसात्मक लड़ाई है, चाहे वे लड़ाई अंग्रेजी राज के खिलाफ हो या वर्तमान समय में भ्रष्ट सत्ताधारियों के खिलाफ। गांधी हर व्यक्ति के भीतर हर समय चलने वाली एक लगातार लड़ाई है, हर बुरी चीज के विरुद्ध और हर सच्चाई के पक्ष में लड़ी जाने वाली लड़ाई। इस पवित्र लड़ाई को हम सबके भीतर हर समय जिंदा रखना है। फिलहाल गांधी जी पश्चिम बंगाल के नोआखली में है, जो हिंदू मुस्लिम में फूटी हिंसा की बड़ी लड़ाई से मुकाबला कर रहे हैं, और स्वतंत्र भारतीय संघ के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत की संविधान सभा के सामने भाषण दे रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वर्षों पहले हमने भविष्य के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है उस वचन के पालन करने का। रात को जब 12 का घंटा बजेगा और जब पूरा विश्व सो रहा होगा, तब भारत अपने जीवन और अपनी स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होगा। इतिहास में कभी कभी ही वह क्षण आता है, मगर आता अवश्य है, जब हम पुराने से निकलकर नए को अपनाते हैं, जब किसी युग का अंत होता है और जब किसी राष्ट्र की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुखर उठती है। उचित यही है कि इस पुनीत क्षण में हम भारत और उसकी जनता की सेवा के लिए और उससे भी व्यापक तर मानवता के हित में समर्पित होने का संकल्प करें। आज हमारे दुर्भाग्य का काल समाप्त हुआ और भारत ने पुनः अपने आप को पा लिया है। आज हम जिस उपलब्धि की खुशी मना रहे हैं, वो आगे भी निरंतर संघर्ष चाहती है, ताकि हम वे संकल्प पूरे कर सके जो हम करते आए हैं। मैं वादा करना चाहता हूं कि हम स्वतंत्र भारत में भारत की आम गरीब जनता की भलाई के लिए मिलजुल कर स्वतंत्रता संग्राम के सपनों को साकार करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शुभ